हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जो हम कर रहे थे उसकी जो यूनिट पेपर सेकंड यूनिट हमारी फर्स्ट ही थी बेटा। ठीक है, यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही है और इसके अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट के लास्ट टॉपिक्स पे आ गए हैं, जिसके अंदर हमें इनके कॉम्बिनेशंस के साथ डील करनी थी। हमने सिंगल सारे कर लिए हैं कि हमारा सिंगल के अंदर एसी सर्किट एनालिसिस हमने पढ़ ली है कि सिंगल के अंदर हमारा जैसे प्योर रेजिस्टेंस है तो कैसा होता है, प्योर इंडक्टेंस होता है तो कैसे होता है हमारा, और प्योर हमारा कैपेसिटर है तो किस तरीके से वो बिहेव करता है। हमने ये सारी चीज़ पढ़ ली थी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, अगर प्योर रेजिस्टेंस लेते हैं उसके अंदर ईएमएफ जो है आपका और जो करंट है दोनों सेम उसमें होते हैं फेज़ में। और अगर हम इसके अंदर लेके चलते हैं करंट और आपका ईएमएफ आपका किसमें, इंडक्टेंस के केस के अंदर, तो करंट आपका लैग करता है π/2 से और कैपेसिटर के अंदर करंट आपका लीड करता है π/2 से। ठीक है, किससे, आपके अल्टरनेटिंग ईएमएफ से। राइट, अब हमें क्या करना है, मैं आपको आज के लेक्चर के अंदर जो हमारे कॉम्बिनेशन के साथ बन रहा था, जैसे आपका रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के साथ आपका एसी सर्किट एनालिसिस करनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के साथ एसी सर्किट एनालिसिस करनी है, और जब ये तीनों आपके एक साथ हों तब आपका किस तरीके से आपका एसी सर्किट आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में होगा उसकी एनालिसिस करनी थी। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए आज के लेक्चर के लिए। फर्स्ट इसका टॉपिक है आज के लिए फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर आप लिख लीजिए फर्स्ट टॉपिक है आपका अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विथ आपका रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस जो कि आप किसके अंदर करेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म वेरिएबल के साथ में। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स इसलिए करवाया था ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब आपको क्योंकि वहाँ के आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म समझ में आ गए हैं तो आपको अब बेटा क्या करना है, कॉम्प्लेक्स वाला ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, है ना आपने। तो आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके अंदर आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस को क्या करना है, आपके एसी सर्किट के अंदर अप्लाई करना है। और ये दोनों आपके ऑन स्टेट के अंदर कब आएंगे, ये दोनों हमारे ऑन स्टेट के अंदर तब आएंगे जब हम वहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाएंगे, सोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ा बेटा, इसके अंदर हमें एक ऐसा सर्किट बनाना पड़ा जिसके अंदर हमारा इंडक्टेंस है और हमारा रेजिस्टेंस है, और इन दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, हमारे अल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट किया हुआ है। ये आपका इंडक्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा ईएमएफ है। आप सबको पता है कि जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो किसके इक्वल होता है, E0 e⁻j⍵t के इक्वल आता है। ठीक है, तो अब हमने जैसे इसके अंदर बताया था कि अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आपका जो आपका इंडक्टेंस था उसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारी ईएमएफ से आपके फेस π/2 से लैग करेगी, और रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट होगा वो ईएमएफ के करंट के इक्वल फेस के अंदर होगा। यानी कि इसके अंदर तो वोल्टेज दोनों हमारी इक्वल है और इसके अंदर जो वोल्टेज है वो आपकी लीड करेगी आपकी करंट से बाय π/2, किसके अंदर, आपकी इंडक्टेंस के अंदर। तो जो हमने अभी बताया है एक बारी हम उन सब चीज़ों को लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपने पहले इन दोनों को कनेक्ट किया है किसके साथ, ईएमएफ के साथ, ये लिखिए। ठीक है, तो आप स्टार्ट करिए यहाँ पे, लेट अस कंसीडर ए रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L in series connected to an alternating EMF E as shown in figure। ठीक है, और जिसके अंदर हमने ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आपकी ईएमएफ ली हुई है वो आपकी ये ली हुई है। ठीक है, तो आप कहोगे कि लेट
the alternating EMF be represented by E is equal to E नॉट E की पावर j ओमेगा t। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर क्योंकि हमें एक बारी पूरी की पूरी वोल्टेज के, क्योंकि अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज के केस के अंदर इसकी सारी चीज़ बतानी पड़ेगी हमें, है ना। तो वोल्टेज के उसमें बताएंगे तो एक बार इसके लिए कि वोल्टेज के अकॉर्डिंग वोल्टेज कितना करंट से लीड करेगा या लैग करेगा वो बताएंगे, और इसके लिए भी बताएंगे। ठीक है, तो आप पहले रेजिस्टेंस के लिए लिखिए कि वी नो दैट, क्योंकि हमने सिंगल सिंगल किया हुआ है ना, तो हमें पता है ये कैसा नेचर दिखाएगा आपका खाली ईएमएफ के साथ में। तो वी नो दैट द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इन फेज विथ करंट थ्रू इट। वो दोनों सेम फेज के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल होगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आपका ई आर नॉट के अक्रॉस। ठीक है, वो कितना हो जाएगा बेटा आपका आई नॉट आर, पता है ना। इसके अक्रॉस आपका कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वही फॉर्म हमने लिखी है। आर नॉट इसलिए क्योंकि हमें रेजिस्टेंस के केस के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस leads the current by पाई बाई टू। अब हमारा जो करंट है वो हमारा लैग करता है पाई बाई टू से, और जो वोल्टेज होगा आपका किसके अंदर, आपके इंडक्टेंस के थ्रू, वो कितना हो जाएगा आपका पाई बाई टू से लीड करेगा, क्योंकि करंट लैग करता है तो वोल्टेज क्या करेगी आपकी लीड कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लीड करेगी बाय पाई बाई टू। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका अक्रॉस द इंडक्टेंस ई एल नॉट इज इक्वल टू जे आई नॉट ओमेगा एल। ऐसे ही तो लिखा था हमने वहाँ पे भी। ठीक है, यही आया था ना हमारा पोटेंशियल वहाँ पे, हमने जब इसको सॉल्व किया था। तो अगर इतना है तो जो हमारा पूरा का पूरा आपका है उसके अकॉर्डिंग आपका कितना आ जाएगा, ई नॉट इन दोनों का आ जाएगा। सो फ्रॉम द फिगर आपका जो टोटल ई नोट आपका आएगा, यानी कि जो पीक ईएमएफ होगी। ठीक है, ये हम पीक वैल्यू निकाल के चल रहे हैं आपकी। ठीक है, पीक वैल्यू किसकी, आपकी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ईएमएफ की, और पीक वैल्यू अकॉर्डिंग टू आपकी इंडक्टेंस की। सो द फ्रॉम फिगर टोटल, फ्रॉम फिगर लिख सकते हो या फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आप लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टोटल पीक ईएमएफ। ठीक है, अक्रॉस किस किस के, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इज, वो कितना हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू दिस प्लस में दिस, तो ये कितना हो जाएगा आई नॉट आर, प्लस में ये कितना हो जाएगा जे आई नॉट ओमेगा एल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें आई नॉट को कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ से आर प्लस में जे ओमेगा एल अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है एक रियल है और एक कॉम्प्लेक्स, मतलब आइटा के साथ एक और क्वांटिटी एडअप है, यानी कि ये हमारा कैसा है, हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। और इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को मैं जेड बार इस तरीके से जेड वेक्टर की फॉर्म में इसको डिनोट कर सकती हूँ कि एक तो इसका रियल पार्ट एक्स एक्सिस के अलोंग, एक इसका वाई एक्सिस इमेजिनरी के अकॉर्डिंग हमारा ओमेगा एल की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसको जेड वेक्टर क्या कर रही हूँ, कंसिडर कर रही हूँ। अगर ये हमारा जेड वेक्टर है तो हमें पता है पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इनटू जेड वेक्टर। ठीक है, तो जेड वेक्टर आपका कितना हो गया, आर प्लस में जे ओमेगा एल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेक्टर इम्पीडेंस। ठीक है, हेयर
जेड वेक्टर इज इक्वल टू आर प्लस में जे ओमेगा एल विच इज़ नॉन एज कॉम्प्लेक्स वेक्टर इम्पीडेंस। ठीक है, और अपना जो रियल पार्ट है वो किसका आ गया, रेजिस्टेंस का, और इमेजनरी पार्ट किसका आ गया, आपका रिएक्टिव का। ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक कंपोनेंट का आप बोल सकते हो। ठीक है, अब हमें तो ये पता है कि जो हमारा जेड वेक्टर है उसको हम किसकी तरीके से देते हैं, इमेजनरी जेड ई की पावर आइटा फाई की फॉर्म में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा इम्पीडेंस इसके अंदर है ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर इम्पीडेंस है। ठीक है, तो जो इम्पीडेंस है वो हमारा किस फॉर्म में आपका आ सकता है, कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस के फॉर्म में हम बता सकते हैं। और जो फेज एंगल है उसको फाई हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जेड वेक्टर को हम जेड ई की पावर आइटा फाई के रूप में हम कर सकते हैं, यानी कि आइटा फाई या जे फाई की फाई रोम उसमें फॉर्म में कर सकते हैं। और ई की पावर आइटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे हम जे जे लेके चल रहे हैं तो जे की ई की पावर जे फाई कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ फाई प्लस में जे साइन फाई। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि द इम्पीडेंस is given by the modulus of the complex impedance operator Z mod में and the phase angle कितना, फाई से बता रहे हो, बाय इट्स आर्ग्यूमेंट। सो अपना कितना हो जाएगा, जेड वेक्टर को हम दे सकते हैं आर प्लस में जे ओमेगा एल से, जिसको हम जेड ई की पावर आइटा फाई की फॉर्म में कर सकते हैं। अब हम आई नहीं लिख रहे, यहाँ पे जे यूज़ कर रहे हैं, तो ये जे फाई हो जाएगा। और इसको किस तरीके से लिखते हैं, जेड यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर आइटा थीटा कॉस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, तो यहाँ पे ई की पावर जे फाई, तो कॉस फाई प्लस में जे साइन फाई, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका आर्ग्यूमेंट उस फॉर्म में निकाले तो आपको पता है कि अगर मॉड में अगर x प्लस में आइटा y का मॉड निकालते तो अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है। तो z का आपका जो मैग्नीट्यूड आपका वैसे वैल्यू जो आएगी इम्पीडेंस, वो कितनी हो जाएगी, आपकी इम्पीडेंस की वैल्यू जेड की वैल्यू आर का स्क्वायर प्लस में, ये आर का स्क्वायर है, कभी आप इसका डॉट लगा दो ऊपर। ठीक है, तो आर का स्क्वायर प्लस में ओमेगा एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर एंगल निकाले टेंजेंट फाई, तो आपको पता है टेंजेंट फाई क्या होता है, वाई बाई एक्स होता है। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी होगी, ओमेगा एल, और एक्स कितना है, आर हो गया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे करंट बताना है, तो बच्चा आप करंट लिखिए। करंट कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू कितना, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज तो हम ईएमएफ से देंगे, और रेजिस्टेंस हमारा अब इम्पीडेंस हो गया है। ठीक है, यही लिया ना मैंने इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये मेरा इम्पीडेंस हो जाएगा। और जेड वेक्टर को हम और किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड ई की पावर जे फाई से कर रहे हैं। और ई को कैसे करते हैं, ई वेक्टर ई की पावर जे ओमेगा आपका कितना, ई की पावर जे फाई। ठीक है, बस इसी से ही कर रही हूँ। या फिर आप फाई को क्या लेके चल रहे हो, ओमेगा टी यूज़ कर रहे हो, तो आप ओमेगा टी भी लिख सकते हो। और इसको कैसे लिख रहे हैं, जेड ई की पावर आइटा फाई, सॉरी हाँ, इसको तो जो हमारा ईएमएफ था, ईएमएफ को तो हम ये लिख रहे हैं ना, ई की पावर जे ओमेगा टी, और जो हमारा ये जेड है इसको ई की पावर जे फाई, इस तरीके से लिख रहे हैं। तो इसको अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ई नॉट बाय जेड, और ई की पावर जे तो आपका कॉमन हो गया, ओमेगा टी माइनस में फाई हो गया। ठीक है, ओमेगा टी माइनस में फाई आपका यहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, करंट की। करंट किस में आ गया यहाँ पे, माइनस फाई, यानी कि फेज आपका माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो करंट है वो आपका ईएमएफ से पीछे चलेगा। अब वहाँ पे तो 90 वगैरह आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 5 फेज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके 5 फेज से क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, किससे, ईएमएफ से। ठीक है, तो फ्रॉम दिस we conclude that from this we conclude that, क्या कंक्लूड किया है बेटा आपने, कि जो करंट है आपका
वो हमारा पीछे चल रहा है, लैग्स बिहाइंड, किससे चल रहा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ से बाय ए फेज, कितने फेज से बेटा, 5 फेज से, ये 5 फेज आया माइनस में, ठीक है। तो 5 फेज से आपका ये चल रहा है और आप फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ओमेगा एल बाय आर, ठीक है। तो इसके अंदर ये हो जाएगा और अब हमें क्या करना है, इनका सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप इनका अब क्या करोगे, सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाइए। करें सर्किट ड्रॉ, ठीक है। सर्किट ड्रॉ के लिए आपको पता है, एक तो आपको ईएमएफ और करंट की फॉर्म में और एक इमेजनरी की फॉर्म में भी बताना होगा, ठीक है। तो हमारा ये ओमेगा टी हो गया और यहाँ पे हमारा ईएमएफ और करंट हो गया, दोनों को बताना होगा, ठीक है। तो अगर हमारा ईएमएफ किस तरीके से, इस तरीके से जा रहा है, तो आपको पता है किसी पर्टिकुलर फाई से ये क्या कर रहा है, ये हमारा ईएमएफ है और वो करंट हमारा लैग कर रहा है ईएमएफ से, कितने से, फाई से। तो फाई हम यहाँ पे मान रहे हैं क्योंकि इसके अंदर पता है ये कॉस की वाली टर्म आती है ना इसके अंदर, और वो मतलब नेगेटिव से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से भी क्या हो रही है, नेगेटिव में जा रही है वो भी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फेज को नेगेटिव से करके चलेगा ये, ठीक है। नेगेटिव से करके फिर इस तरीके से करके यहाँ अब कंप्लीट इसकी एक साइड उसमें हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी किसकी डायरेक्शन है, आपकी करंट की। तो करंट क्या है, लैग कर रहा है आपका इससे, ठीक है। और अब आपको क्या बताना है, इसके अंदर इसका वेक्टर डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इमेजनरी उसके अकॉर्डिंग बनाओगे, तो इस तरीके से बनाएंगे कि सपोज हमारा इसके अंदर ये हमारा है, ठीक है, जो आपका कितने उससे बन रहा है, आपका ये जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट किसका आया है, आपका ई नॉट का, जो कि कितना आया है आपका ई, मतलब पीक वैल्यू ऑफ आपकी रेजिस्टेंस की स्क्वायर और प्लस में आपकी पीक वैल्यू ऑफ किसकी, इंडक्टेंस की, ठीक है। तो ये तो हमारा इतना हो गया। अब इससे क्या कर रहा है, वो आपका फेस एक तो हमारा सेम डायरेक्शन के अंदर आता है और एक हमारा चेंज होता है, और एक करंट की डायरेक्शन कितनी उसमें आ रही है, जो अब टोटल की उसमें आएगी, इसके और जो अब आ रही है उसमें, उसके टोटल के इन ओमेगा टी माइनस में फाई के फेस से चेंज है। तो आपका अगर ये पूरा ओमेगा टी था, सपोज ये कितना है हमारा, ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी के बीच में एक ये हमने क्या कर लिया, फाई कर लिया, तो ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस में फाई, ठीक है। और वैसे आपको पता है कि जो हमारा इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस हमारा जो ये रिजल्टेंट निकलता है उसके 90 डिग्री के ऊपर बनता है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसका 90 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो गया, इस रिजल्टेंट के ऊपर, ये रिजल्टेंट के ऊपर इंडक्टेंस की वजह से जो आता है, क्योंकि उसमें तो सेम डायरेक्शन के अंदर होता है करंट और वो, ठीक है, और इसमें हमारा चेंज होता है। तो ये हमारा कितना हो गया आपका 90 डिग्री से इंडक्टेंस की वजह से आया है, ठीक है, इंडक्टेंस की वजह से आया है। तो हम इसको इस तरीके से करके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ये डायरेक्शन होगी, इसकी ये डायरेक्शन हो गई और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो आप इस तरीके से उसका डायग्राम बना के आओगे, ठीक है। ये डायग्राम किसका हो गया है हमारा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन है आपकी, ठीक है। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो आपने पूरी उसके अकॉर्डिंग इसकी जो है डायरेक्शन उसकी आपने बता दी है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम किसका करेंगे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को लेके चलेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, एसी सर्किट एनालिसिस की है हमने विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के लिए करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के लिए आप लिख लीजिए, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक है आपका एसी सर्किट अल्टरनेटिंग करंट सर्किट एनालिसिस विद विच बेटा
रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या है कि अब हमें हमारे सर्किट के अंदर क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा और कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लेना पड़ेगा और एक ईएमएफ सोर्स से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये हमारा रेजिस्टेंस ले लिया, ये मेरा कैपेसिटेंस ले लिया, इसको हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया, ये मेरा ईएमएफ ई हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने पहले लिखा था वैसे इसके लिए भी लिखेंगे कि हमने एक सर्किट आपका कंसिडर कर रखा है इसके अंदर, और इसके अंदर मतलब जैसे कंसिडर ए रेजिस्टेंस और ए कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्टेड टू द अल्टरनेटिंग ईएमएफ एज शोन इन फिगर। तो यही सारी चीज़ें हमें जैसे हमने पहले वाले के लिए लिखा है वैसे ही इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिखिए, लेट अस कंसिडर ए रेजिस्टेंस R and a capacitance C in series connected to an alternating EMF E as shown in figure। ठीक है, अब क्या करना है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ ली है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि उसकी वैल्यू किस तरीके से दोगे वो बतानी पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, लेट द अल्टरनेटिंग ईएमएफ बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी से। अब हमें क्या करना है, हमने जैसे किसके केस में बताया था पीछे, R और L का केस था, तो R के केस में हमने वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस बताया था और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस किसके, इंडक्टर के बताया था। अब हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, तो इसका मतलब हमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखोगे द वोल्ट, और यहाँ पे आप बता दो कि ई नॉट इज द पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो ये आपकी ये हो गई। अब आप पोटेंशियल ड्रॉप बता दीजिए, द वोल्टेज across resistance is in phase with current through it। यानी कि जो वोल्टेज होती है हमारी रेजिस्टेंस के उसमें, वो हमारी करंट के फेज़ मतलब दोनों ही किस में होती है, वोल्टेज और करंट हमारे इन फेज़ होते हैं किसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आपका आ जाएगा, वही पीक वैल्यू से ही बताएंगे। रेजिस्टेंस की पीक वैल्यू आपकी वोल्टेज के लिए कितनी हो जाएगी, आई नॉट आर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें किसके लिए बतानी पड़ेगी, कैपेसिटर के। अब हमें तो पता है कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट होता है वो लीड करता है हमारा ईएमएफ से। इसका मतलब अब हम तो वोल्टेज के लिए बता रहे हैं, तो इसका मतलब वोल्टेज कैपेसिटर के लिए लैग करता है। ठीक है, तो आप ये लिखोगे, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, वोल्टेज तो लैग करेगी ना, लैग बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय 2। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि वोल्टेज लैग कर रही है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे, सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस, किसका, पीक वैल्यू ऑफ किसकी,
कैपेसिटर के थ्रू वो कितनी आ जाएगी। वैसे तो हमें पता है JI0 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी होता है, लेकिन ये हमारा वोल्टेज लैग कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा। ठीक है, तो जो आपका तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ये टॉपिक अलग है, टॉपिक अलग के अंदर फर्स्ट सेकंड इनको माना है मैंने। अगर आप टॉपिक वही उसमें कर रहे हो, उसको आप थर्ड फोर्थ भी करके कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टोटल पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इज, तो टोटल पीक वैल्यू आपकी अल्टरनेटिंग EMF की कितनी हो जाएगी बच्चे इसके अंदर, E0 इज इक्वल टू I0R माइनस JI0 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी, यानी कि दिस प्लस में दिस। ठीक है, और क्योंकि इसके साथ माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस लग गया। अब यहाँ से दोबारा से I0 आपका कॉमन आ रहा है, तो ये R माइनस में J बाय ओमेगा सी आपका आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें पता है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और I0 और यहाँ पे R प्लस में J माइनस 1 बाय ओमेगा सी भी मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो आपको पता है ये एक आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप फिर से क्या कर सकते हो, जेड वेक्टर के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं अगेन उसको एक इम्पिडेंस ले रही हूँ जिसको मैं जेड वेक्टर से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर इम्पिडेंस है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि वेयर जेड वेक्टर इज इक्वल टू R माइनस में J बाय ओमेगा सी एंड इज ए आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर इम्पिडेंस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर इम्पिडेंस है, और इस इम्पिडेंस को मैं जेड वेक्टर का मॉडुलस और उसके 5 फेज के साथ में बताऊंगी, जैसे मैंने पहले किया था। तो आप लिखोगे द इम्पिडेंस इज given by the modulus of z vector and phase angle phi is given by the argument। ठीक है, तो जो हमारा जेड वेक्टर है बेटा वो कितना हो जाएगा, R माइनस में J बाय ओमेगा सी, जिसको हम अब देखो यहाँ पे माइनस में आ रहा है। आपको पता है कि वैसे तो हमारे पास कितना होता है आपका जेड ई की पावर आइटा थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये माइनस में था तो एक बार हमें उसको माइनस में ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जेड ई की पावर माइनस में J पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी किसकी फॉर्म में हो गया, J यानी कि माइनस की उसमें है। ठीक है, तो आप माइनस फाइव दोनों में पुट करोगे तो कॉस के लिए तो माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन के अंदर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इम्पिडेंस होगा, आपको पता है कि जेड को आप कैसे बताओगे, अंडर द रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास प्लस में -1 बाय ओमेगा सी वाई होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपको सबको पता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा वाई है, तो जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आपका कितना होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसी फॉर्म के अंदर हमें इसके लिए करना है, तो ये आर का स्क्वायर प्लस में 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें क्या करना हो, टेंजेंट फाई निकालना हो, टेंजेंट फाई कितना होएगा, y बाई एक्स, तो y कितना हो जाएगा 1 बाय ओमेगा सी, और इस 1 के नीचे कितना आएगा आपका x की वैल्यू जो कि कितनी है r। तो यानी कि ये टेंजेंट फाई किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन में ओमेगा सी r के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें तो जो मेन करना था बेटा इसके अंदर वो करंट की और आपकी जो फेज
फेज वोल्टेज है, आपके ईएमएफ है, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड करंट आपका कितना हो जाएगा, ई वेक्टर अपॉन में उसका इम्पिडेंस। तो ई को आप कैसे बताते हो, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी से बताते हैं, ठीक है। और इस जेड वेक्टर को जेड ई की पावर माइनस में जे फाई हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है इसीलिए माइनस में हो जाएगा। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमें पता है ये और कुछ नहीं, हमारी पीक वैल्यू ऑफ द करंट ही है, ठीक है। और इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये तो जे तो अपना कॉमन आ गया, और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस में फाई के। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसके अंदर कि जो करंट है वो कैपेसिटेंस के होने की वजह से यहाँ पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितने से, आपके 5 फेज के साथ, ठीक है। तो जब आप इसके लिए ग्राफ बनाओगे तो इसके लिए आपका जो ग्राफ बनेगा बच्चा वो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो कि इसके अंदर कैसा होगा। जैसे आपने ये बनाया, ये आपने ओमेगा टी लिया है और यहाँ पे क्या कर रखा आपने, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या करंट के लिए बताना था। तो सपोज आपका ये जो ग्राफ बना है ये किसके लिए है, आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए है, ठीक है। तो आपको किसके लिए बताना है, अब करंट के लिए। तो करंट हमारा लेग वो लीड कर रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ इस तरीके से चल के और फिर यहाँ पे इस तरीके से इसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से वो हमारा आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, हमारा करंट लीड कर रहा है किससे, आपके ई से, और कितने से, आपके 5 फेज से। अगर ये 90 डिग्री करता तो मैं इसको प्रॉपर साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन यहाँ से कॉस ऊपर से स्टार्ट कर देती, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि ये 90 डिग्री से आपका लीड कर रहा था। तो अगर इसने ये नहीं बताया कि ये 90 डिग्री से लीड कर रहा है तो मुझे इसके अंदर इस तरीके से ही इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है, वो दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स वाली रिप्रेजेंटेशन भी तो देनी पड़ेगी। तो कॉम्प्लेक्स वाली रिप्रेजेंटेशन के लिए आप सभी को पता है कि इसके अंदर एक रिजल्टेंट आपका ये पीक वैल्यू का तो ये हो गया, ठीक है। तो ई नोट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ई नोट की वैल्यू आपकी कैसी होगी, आपकी अंडर द रूट ऑफ ई आर नॉट का स्क्वायर प्लस में ई सी नॉट का आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी लगाया था कि नहीं लगाया था, अच्छा ये तो खाली वैल्यू थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें इसका वैसे चाहिए मतलब टोटल उसमें तो हमें इसी तरीके से उसको दिखाना पड़ेगा। और ये इसके अंदर क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है, ठीक है। करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, कितने, उससे 5 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक को हमें 5 लेना पड़ेगा पूरे उसको, और इसके अंदर ओमेगा टी, तो 5 प्लस में ओमेगा टी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैंने मान लिया कि ये एंगल है, ये तो मेरा कितना है 5 का, और ये मेरा कितना है ओमेगा टी है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस में 5 से क्या कर गया, ये हमारी करंट आई नॉट लीड कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या कर जाएगी, आपकी लीड कर जाएगी, ठीक है। तो एक ये हो गई, और इसके ऊपर जो ये वाली ऐप की थी वो कितनी थी, आपकी रिजल्टेंट उसकी रजिस्टेंस की उसमें, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस का ईएमएफ आई नॉट आर की उसमें हो जाएगा, ठीक है। करंट की उसमें सेम फेज में होता है, ठीक है। और आपका जो खाली उसमें वो जो करंट होता है वो मतलब कैपेसिटर के उसमें होता है, उसको इस तरीके से दिखा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ई सी नॉट, ठीक है। तो इसके अंदर क्योंकि ये प्लस में आपका जे उसमें आ रहा है तो उसमें क्या करते हैं हम, नीचे उसमें ले जाते हैं। तो इससे क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री बना देगा, ठीक है। इससे क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री बना देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इसकी पूरी डायरेक्शन हो जाएंगी, किसके लिए, आपकी किसके लिए बच्चा, इस तरीके से करके कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब एक टॉपिक इसके अंदर और रहता है आपका रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस के लिए एसी सर्किट एनालिसिस, ठीक है। तो ये मैं आपको तीनों वाला कल करवा देती हूँ, ठीक है। अभी 2 के लिए ही कर लो, इतना इनफ रहेगा, ठीक है। 2 के लिए ही करवाया है बेटा मैंने अभी इसके अंदर, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के लिए। अब रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इंडक्टेंस के लिए मैं आपको कल करवा दूंगी, और इसका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट और शार्प रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। शार्प वाला और ये वाला हम क्या कर लेंगे, कल ही कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो फिर मोस्ट प्रोबेबल यही रहेगा कि मैं आपको इसको कल कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। अभी तो आप इतना ही कर लीजिए, इसके अंदर कल देखेंगे और, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू बच्चे।